हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म के कंप्लीट नोट्स को। तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म को बहुत ही आसान ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। जैसा कि नाम आपका बताया गया फेडरलिज्म, उसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ फेडरलिज्म? तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर को अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि सेंट्रल अथॉरिटी वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को पावर डिवाइड कर देती है, उसे ही हम फेडरलिज्म कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान के चलिए इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने अपने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायती राज या फिर म्यूनसिपैलिटी को पावर दिया। तो ये क्या हो गया? सेंट्रल अथॉरिटी से पावर डिवाइड हो रहा है अलग अलग यूनिट में, वही फेडरलिज्म कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब ही हो गया कि एक टीयर से दूसरे टीयर को पावर बांटा जाए, लेकिन उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला फीचर है कि यहाँ पर आपको दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेंगे। जैसे इंडिया में आपने देखा कि सेंट्रल के बाद स्टेट आया, स्टेट के बाद पंचायत आया, इसका मतलब क्या हुआ? 3 लेवल हो गए। तो उसी तरह से 2 या 2 से अधिक लेवल होने चाहिए गवर्नमेंट के। दूसरा बात है कि देखिए, अलग अलग गवर्नमेंट जो है वो सेम सिटीजन पे राज करती है, लेकिन सबका पावर अलग अलग होता है, उस तरह से काम करती है। जैसे कि अगर आप पटना में रहते हैं, ठीक है, अगर आप पटना में रहते हैं तो वहाँ पर आपको स्टेट गवर्नमेंट भी मिलेगा, म्यूनसिपैलिटी भी मिलेगी और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी राज करती है। लेकिन यहाँ पर जो पटना में रहने वाले लोग हैं, तीनों पर अलग अलग गवर्नमेंट राज कर रही है, लेकिन अलग अलग गवर्नमेंट का पावर अलग अलग होता है। तो यही इस लाइन में कहा गया है कि अलग अलग गवर्नमेंट सेम सिटीजन पर राज करती है, लेकिन वहाँ पर जो गवर्नमेंट है अलग अलग, उनका अलग अलग पावर होता है, उनका अलग अलग काम होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जुडिशरी की। तो यहाँ पर जुडिशरी एक अलग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है जो कि ये देख रेख करती है कि अगर स्टेट में जो पावर का काम चल रहा है, जो स्टेट में लोग पे शासन चल रहा है, वो सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो जुडिशियरी यानी जो कोर्ट है वो वहाँ पे इंटरवेन करती है और उस चीज़ को, उस कन्फ्लिक्ट को ठीक करने की कोशिश करती है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए, किसी भी स्टेट को, किसी भी सरकार को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू की बात करेंगे तो वो भी अलग अलग लेवल का अलग अलग बांटा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ से मिलेंगे और पंचायती राज वाले को कहाँ से मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहले देखें कि अलग अलग लेवल होने चाहिए। दूसरा क्या है? अलग अलग गवर्नमेंट सेम जनता पे है, लेकिन उनका अलग अलग पावर बांटा गया है। तीसरा क्या? जुडिशरी यह देखेगी कि सभी कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा तो इंटरवेन करेगी। और चौथी पार्ट है कि जितने भी गवर्नमेंट बने हुए हैं, स्टेट, सेंट्रल, सबका जो इनकम का सोर्स है, रिवेन्यू है, वो फिक्स्ड है कि आपको कहाँ कहाँ से पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। तो अभी आपने देखा फेडरल सिस्टम का क्या मतलब होता है? एक पावर दूसरे को शेयर किए, तो शेयरिंग ऑफ पावर। यूनिटरी सिस्टम मतलब कि एक सिंगल आदमी के पास सारा पावर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है? तो यूनिटरी सिस्टम में देखिए, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, किसी एक आदमी के पास सारा पावर है। फेडरल सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होता है। दूसरा बात है कि जो यूनिटरी सिस्टम है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई लॉ या फिर किसी भी तरह का कोई कानून पास करती है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी भी तरह का ऑर्डर नहीं दे सकते स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको यही करना है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी ऑब्जेक्ट कर सकता है। तो दोनों को मिलजुल करके ही पावर का इस्तेमाल करना है और जो कानून बनेगा तो दोनों का साथ लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रहता है कि जो यूनिटरी मेथड होता है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम होता है, उसके पास सारे पावर होते हैं और वो जो करना चाहेगा वो करेगा। लेकिन यहाँ पर फेडरल सिस्टम जो है वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ही आदमी के पास सारा पावर है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपना पावर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरवेन नहीं करेगा। उसी तरह से एक दूसरे का पावर बांटा हुआ है तो कोई एक दूसरे में इंटरवेन नहीं कर सकता है। तो ये वाला यूनिटरी मेथड और ये था आपका फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं जो फेडरेशन जो आता है पावर शेयरिंग, तो वो किस तरह से हम पावर को बांट सकते हैं। तो देखिए, जैसे अभी आपको बताएं, एक लेवल से दूसरे लेवल को हमने पावर को बांटा,
तो उसको भी दो तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका वीवीआई है, ये इसको रट लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे किसी भी फॉर्म पे आए। तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे दो बातें लिखी गई है काइंड्स ऑफ फेडरेशन में, एक होता है कमिंग टुगेदर, दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। देखिए जैसे कि यहाँ पे कमिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले से वे लोग साथ में नहीं थे। तो जैसे कि छोटे छोटे यूनिट पहले अलग अलग थे, उन लोगों को एक साथ बुलाया गया, कम यानी बुलाया गया, और एक बड़ा सा यूनिट बनाया गया, वही होता है कमिंग टुगेदर। बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है कि द इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो इंडिपेंडेंट है, कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। पहले छोटे छोटे इंडिपेंडेंट थे, अब वे लोग साथ में आए और अब क्या किए, एक बड़ा सा यूनिट बना दिए, एक सब मिल करके एक बड़ा सा गवर्नमेंट बना दिए। तो वो हो गया आपका कमिंग टुगेदर। समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं होल्डिंग टुगेदर। तो होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, तो देखिए होल्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके परिवार में देखे होंगे कि आपके जो हेड है, यानी कि दादाजी होंगे, पापा होंगे, कोई भी हेड है, तो उनका काम क्या है कि पूरे परिवार को साथ लेकर के चलना। वे होल्डिंग टुगेदर का सिद्धांत पे चलते हैं। वे चलते हैं कि जो हमारे पास टोटल पावर है, हम अपने ही लोगों में पावर को बांट देते हैं। इससे क्या होगा, सभी कोई खुश रहेंगे और मेरे से जुड़े हुए रहेंगे, सभी कोई मेरे से जुड़े हुए रहेंगे। तो यही बात है। होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या हुआ कि पहले से बड़ी यूनिट है, लेकिन वो क्या सोचती है कि जो मेरे पास जो यूनिट है, जो मेरे पास जो मेंबर है, उनको पावर बांट दिया जाए, छोटे छोटे पावर बांट दिया जाए ताकि वे मेरे साथ देंगे। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। समझ में आ गया। कमिंग टुगेदर का मतलब कि छोटे छोटे यूनिट एक साथ कम हुए, मतलब आए और यहाँ बड़ा यूनिट बना दिए। होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या हुआ, पहले से बड़ा यूनिट था, अब वो अपना पावर को सिर्फ बांट दिया ताकि मेरे साथ होल्ड में रहे, वे सब मेरे से जुड़े हुए रहे। तो इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अभी हम लोगों ने देखा फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरल कंट्री क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया में ऐसा क्या खास बात है, इंडिया में कौन कौन से ऐसी खास बात है जिससे हम इंडिया को फेडरल कंट्री कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए कि इंडिया में ऐसी कौन सी बात है जिससे हम इंडिया को फेडरल कंट्री कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंडिया को हम लोग फेडरल कंट्री इसलिए कहेंगे कि जो सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दिए थे कि 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि सेंट्रल के बाद स्टेट, स्टेट के बाद और भी पंचायती राज आता है। तो इस तरह से अगर गवर्नमेंट बांटे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये फेडरल का एक निशानी है। दूसरा क्या हुआ, थर्ड टियर को बाद में जोड़ा गया। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे 2 टियर बोले और यहाँ पे थर्ड टियर, तो थर्ड टियर को बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो अभी फिलहाल 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है। तो इंडिया में आपको पता चला कि 2 टियर पहले थे, तीसरा म्यूनसिपैलिटी पंचायत को बाद में जोड़ा गया। तो ये सब क्या है, पावर को डिवाइड कर रहे हैं, और ये फेडरलिज्म की एक निशानी है। आप फेडरलिज्म इसी को तो कहते हैं, पावर को बांटना, ठीक है। और क्या क्या खासियत है इंडिया की गवर्नमेंट में, तो इंडिया की गवर्नमेंट में एक चीज़ खासियत है कि इंडिया ने क्या किया है कि यहाँ पर जो अलग अलग यूनिट बनाए हैं, तो उनका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, ठीक है। ये तीनों लिस्ट के बारे में आपको 101% एकदम याद रहना चाहिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जामिनेशन में एकदम आएगा। पूछा जाता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो फेडरलिज्म किस तरह से कहेंगे। तो अभी देखिए पावर बांटती है, तो पावर बांटती कैसे है, तो यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट के पास 3 लिस्ट है, याद रखिएगा 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। समझ लीजिए एकदम बहुत ही अच्छे से कि यूनियन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल। एक ऐसा लिस्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें नेशनल इम्पोर्टेंस का हो, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर जो कानून है, लॉ है, वो बना सकती है, ठीक है। जैसे कि इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसके पास कुछ यूनियन लिस्ट मिले हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। इस पर अगर किसी तरह का कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगा, इस पर किसी भी तरह का कानून बनाना है तो वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। तो स्टेट लिस्ट क्या होता है, एक ऐसा लिस्ट जिसमें स्टेट के पास पावर है, तो जो भी कानून बनाना है वो कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा। तो कौन कौन सा हो सकते हैं, देखिए पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। तो इनका जो पावर है ये सब स्टेट के पास है, इस पर कोई भी कानून बनाना है तो स्टेट अपना अपना स्टेट के हिसाब से बनाते रहेगी। उसके बाद आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, एक ऐसा लिस्ट जो कि दोनों के पास पावर है,
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके पास या फिर इसके पास, तो दोनों के पास अगर साथ में पावर है तो वो आ जाता है कॉन्करेंट लिस्ट में। जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ टॉपिक्स दिया गया एजुकेशन, तो एजुकेशन पे अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो स्टेट भी बना सकता है, चाहेगा तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकता है, तो यूनियन स्टेट दोनों के पास पावर है। उसी तरह से फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, इस तरह के कोई भी टॉपिक है सारे टॉपिक पे दोनों बना सकती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसी में आता है। तो यहाँ पर आपने क्या क्या देखा, आपने देखा कि 3 लिस्ट है इंडिया के पास पावर को डिवाइड करने के लिए। सबसे पहला है यूनियन लिस्ट, जिसमें कि जो भी कानून बनेंगे, जो भी लॉ बनेंगे वो यूनियन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक थे, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। उसके बाद स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट अपना पावर बनाएगी, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। उसके बाद आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों के पास पावर है, जैसे मैरिज, यूनियन, ट्रेड यूनियंस, फॉरेस्ट, एजुकेशन, ठीक है। तो ये तीनों लिस्ट को आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद आते हैं अब फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। तो इंडियन फेडरेशन का क्या क्या फीचर्स है उसको भी आपको समझ के रखना है। जैसे ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर्स, यहाँ पे पूछा गया है कि फीचर क्या क्या है इंडिया के फेडरेशन की। तो यहाँ पे बिल्कुल मत लिखिएगा कि सारे स्टेट को इक्वल पावर मिला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ स्टेट को ज़्यादा, किस स्टेट को कम पावर मिलता है अपने अपने कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर, इसको याद रखिएगा, ये आपका MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद पूछता है द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज पावर शेयरिंग, दिस चेंजेस नीड टू बी अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेस। तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जब चाहेगी किसी और के पावर को खींच लेगी या फिर जब चाहेगी किसी और को पावर बांट देगी। तो इसके लिए जो राज्यसभा और लोकसभा, जो भी आपके 2 हाउसेज है, बोथ द हाउसेस, दोनों में अप्रूवल होना चाहिए, उसके बाद ही हो सकता है। तो पार्लियामेंट के पास भी पूरी तरह से अपना खुद का पावर नहीं है। उसके बाद आते हैं जुडिशियरी ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स। जुडिशियरी यानी जो कोर्ट है वो हमेशा देखते रहती है कि ये लोग दोनों जो पावर बना रहे हैं, जो पावर बांट रहे हैं, कि सही बट रहा है कि नहीं बट रहा है। अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है तो यहाँ पे जुडिशियरी इंटरवेन करती है, वहाँ पर आपका ऑब्जेक्शन लगाती है। उसके बाद बात करते हैं हाउ फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड। जो फेडरलिज्म है, पावर शेयरिंग है, वो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक तो देखिए लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, और किस किस तरह से हम लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ कुछ मेजर वेज पढ़ेंगे जो कि हम लोग इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं। इंडिया में किस तरह से हम लोग फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, उसके कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, उसको आपको बस समझ करके रखना है। जैसे कि इंडिया ने क्या किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर हमारा स्टेट का निर्माण हुआ। जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय क्या हुआ कि जब डिसाइड हुआ कि जब किस तरह से हम लोग अपने इंडिया को स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, तो स्टेट के लिए क्या किया गया, लैंग्वेज का सहारा लिया गया, ठीक है। लैंग्वेज का सहारा लिया गया कि जिस तरफ बंगाली बोल रहे हैं तो उधर को वेस्ट बंगाल बना दिया गया, मराठी बोल रहे हैं तो महाराष्ट्र बना दिया गया। उस तरह से लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का निर्माण हुआ। इंडिया की अपनी लैंग्वेज पॉलिसी भी है। इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, इंडिया कहती है कि जो हमारे पास कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। याद रखिएगा, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। हिंदी हमारी राजभाषा है। याद रखिएगा, हिंदी हमारी राजभाषा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे ऑफिसेज में यूज़ होगी। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है लेकिन नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है। तो ये चीज़ है लैंग्वेज पॉलिसी में। और क्या है, हिंदी के अलावा 21 ऐसे लैंग्वेजेस है जिसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज में दर्जा मिला है। हो सकता है डेटा जब तक मेरे पास आया है उसमें कुछ चेंजेस आ गए होंगे, लेकिन जहाँ तक का डेटा अवेलेबल है उसमें लिखा है कि हिंदी के अलावा 21 और ऐसे लैंग्वेज है जिसको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा मिला है। यानी टोटल कितना हो गया, टोटल 22 लैंग्वेजेस को यहाँ पर इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया है। उसके बाद क्या है, स्टेट के पास अपना ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है। इंग्लिश को हम लोग हिंदी और ऑफिशियल यूज़ करते हैं, मतलब हिंदी के साथ में इंग्लिश को भी हम लोग ऑफिशियल यूज़ करते हैं। तो ये सब लैंग्वेज पॉलिसी पे आता है। नेक्स्ट आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसका मतलब क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका स्टेट गवर्नमेंट से किस तरह से रिलेशन है।
तो यहाँ पर देखिए इंडिया में इलेक्शन होता है और जिसका 50% से ज़्यादा वोट आता है तो वे क्या होती है, इस देश में सरकार बनाती है और उन्हीं का गवर्नमेंट चलता है। लेकिन सपोज डैट एक ऐसा चीज़ आता है जिसमें 50% किसी भी पार्टी का नहीं आ पाता है, किसी का नहीं आ पाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वे अलग अलग छोटी छोटी पार्टीज़ को अलायंस करती है, एक दूसरे से मिलती है और उसके बाद कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है। सेवरल जो रीजनल गवर्नमेंट है उनसे मिल करके अपना एक सरकार बनाती है। तो किसी भी तरह का 50% का क्राइटेरिया को पार करना है, इसके लिए अगर अकेले है तो ठीक, नहीं है तो अलग अलग ग्रुप से मिल करके वे क्या करती है, अपनी सरकार बनाती है और इसे ही हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो इंडिया में देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल का मतलब होता है सेंटर, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, इसको हम तोड़ दिए, बांट दिए, इसको हम बांट दिए। तो इंडिया में वही चीज़ है कि जो पावर है पहले सेंटर के पास था यानी सेंट्रल के पास था और अब उसी पावर को स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज सबको बांट दिया गया, उसे ही कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। पहले सेंटर में था, अब उसको बांट दिए, हो गया डिसेंटर। तो डिसेंटर मतलब हो गया सेंट्रल से लेकर के छोटे छोटे लोकल गवर्नमेंट को पावर बांट दिया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ स्टेप्स लिए गए हैं डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जो कि 1992 में लिया गया था। ठीक है, बार बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट इसलिए होते हैं ताकि कानून और भी अच्छा बन सके। तो 1992 में भी एक अच्छा सा अमेंडमेंट हुआ था जिसका नाम था थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी को जोड़ा गया। यानी पहले क्या था आपका यूनियन, उसके बाद आपका था स्टेट, लेकिन उसके बाद थर्ड टियर को जोड़ दिया गया, इसका नाम पड़ गया पंचायत या फिर उसका नाम आप बोल सकते हैं म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड टियर में बाद में इसको जोड़ा गया। सीट्स को यहाँ पर रिजर्व रखा गया, कुछ सीट्स को कि शेड्यूल कास्ट वाले ही इसमें रह सकते हैं, कुछ शेड्यूल ट्राइब वाले के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, कुछ सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है कि कुछ कुछ एरिया में होता है कि आप बस वुमेन ही खड़ी हो सकती है इलेक्शन में। इस तरह के कुछ कुछ सीट रिजर्व्ड किए गए हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया है जो कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन होगा उसको देखरेख करेगी। उसके बाद आते हैं द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रिवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो यहाँ पर आपको बताए यूनियन ने क्या किया, स्टेट को पावर बांटा, तो स्टेट को भी बोला गया कि आप भी अपने अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत है, जो म्युनिसिपैलिटी है, उसको पावर बांटिए। तो इस तरह से पावर को बांटा गया। उसके बाद आते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट। अभी आपको बताया ये थर्ड टियर में आया है, तो इसके में आपको समझना है 3 टॉपिक। सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत, उसके बाद ग्राम पंचायत समिति, उसके बाद आता है जिला परिषद। तो देखिए सबसे पहले जो सबसे छोटा लेवल है वो आपका आता है ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत आपके इस लेवल पर है। ठीक है, उसके बाद ग्राम पंचायत के बाद उसके बाद एक और जब नेक्स्ट आता है पंचायत समिति और उसके बाद लास्ट में आता है जिला परिषद। तो इसको याद रखिएगा कि सबसे पहले कोई भी जो काम होता है, जो डिसीजन होता है, वो ग्राम पंचायत में जाता है। अलग अलग ग्राम पंचायत मिल करके पंचायत समिति बनाती है और अलग अलग पंचायत समिति सब कोई मिल करके या मंडल मिल करके तब जिला परिषद बनाता है। समझ में आ गया? ग्राम पंचायत जब मिलेगा तो बनेगा पंचायत समिति, पंचायत समिति जब आप लोग आपस में मिलते हैं तो बनते हैं जिला परिषद। तो इस तरह से लोकल रूरल गवर्नमेंट चलता है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या होता है? अर्बन यानी कि शहर, शहरों में आप देखे होंगे म्युनिसिपैलिटी होती है या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आप उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखे होंगे मेयर का चुनाव होता है, इस तरह से आपके वार्ड पार्षद के चुनाव होते हैं, तो वो आपका लोकल गवर्नमेंट जो अर्बन एरियाज़ में होते हैं उसमें कहलाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, उस डाउट को जल्द से जल्द क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और हाँ, जाते जाते अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलेगी इसी तरह के और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।